अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बयानात में मजीद सख्ती आती जा रही है। आज मुसलसल दूसरे दिन उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया और कहा कि वो अब खामोश नहीं होंगे, उन्हें खामोश कराने की कोशिश भी ना की जाए। मगर नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पेमरा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। पेमरा ने किसी भी इश्तिहारी और मफरूर मुलजिम की तकरीर और इंटरव्यू दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है और कहा है कि इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमान की तकारीर या इंटरव्यूज पर तबसरा भी नहीं किया जा सकता। अगर किसी टीवी चैनल पर इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर जुर्माना आयद किया जा सकता है या फिर उसका लाइसेंस मुअत्तल हो सकता है। पेमरा की पाबंदी की वजह से हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, मगर आपको बताएंगे कि नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। अभी आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की तहरीक के हवाले से क्या कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज समा टीवी पर मेज़बान नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर बैठकर इदारों पर दबाव इसलिए डाल रहे हैं ताकि एनआरओ मिले, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, पावर छोड़ने के लिए तैयार हूं, एनआरओ नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ खतरनाक खेल खेल रहे हैं, वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि भारत उनकी मदद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि एहतजाज अपोजिशन का हक है, मगर कानून तोड़ा तो एक एक को जेल में डालूंगा, मैं क्यों इस्तीफा दूं, अपोजिशन ने इस्तीफा दिया तो इलेक्शन करा दूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने दावा किया था कि 2014 के धरने के दौरान आधी रात को उनसे उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफा देने का कहा था। नवाज शरीफ के इस बयान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे कोई ऐसा कहे तो मैं उससे इस्तीफा ले लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें अपोजिशन की परवाह नहीं, अगर अपोजिशन ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो वो एक एक को जेल में डाल देंगे। अपोजिशन की गिरफ्तारियों के हवाले से मरियम नवाज ने कहा कि गिरफ्तार करना है तो कर लें, गिरफ्तार हो जाऊंगी, कितनों को गिरफ्तार करेंगे, पार्टी के पास कारकुनों और जानबाजों की कमी नहीं। ऑफ जो है ना वो एक ही दफ़ा होता है, मुझे वैसे पहले दफ़ा भी नहीं था, अब करेंगे तो मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। इस वक्त मियाँ साहब जो है वो लंदन से बैठ के लीड करेंगे और मैं गिरफ्तार होती हूँ, हो जाऊँ, मेरे अलावा भी 10 लोग और गिरफ्तार होते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनों की और जानबाजों की कमी नहीं है। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज रशीद होगा, मरियम औरंगजेब होगी, साद रफीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए कि हमने अवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान से जब चीज़ें हैंडल नहीं होती तो वो इदारों को आगे कर देते हैं। वो वक्त आ गया है कि इदारे भी उनसे बोलेंगे कि अपना मुकदमा खुद लड़ो। ऐसा आदमी इमरान खान के जब इससे खुद चीज़ें हैंडल नहीं होती, क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा खाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। साथ ही मरियम नवाज ने किसी भी किस्म के डायलॉग करने से इनकार कर दिया। ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं, जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम और फिर RTS डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुँह से आज तक नहीं सुना होगा वज़ीर आज़म। मैं उसको ना वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउएवर देर आए दुरुस्त आए। इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरिया हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं, लेकिन एक फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पर लड़ेंगे, अपने असूलों पर लड़ेंगे और दैट्स इट। नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई नहीं जा सकती, मरियम नवाज जलसे करेंगी, साथ अपोजिशन जलसे करेगी, कैसे मामला आगे बढ़ेगा। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब अब क्या करेंगे? मियाँ साहब की तो अब तकरीर नहीं दिखाई जा सकेगी, पेमरा ने पाबंदी लगा दी है, साथ ही मरियम नवाज कह रही है कि कोई मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? शाहजेब, मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो हर घर में देखी जाएगी और हर फर्द उसको जो है वो देखेगा। अब उसमें इतना इश्तियाक और इतना इंटरेस्ट पैदा होगा कि जिस दिन भी हम ये ऐलान करेंगे कि हमारी मीटिंग है या मियाँ साहब ने ख़िताब करना है, तो आप ये देखिएगा
कि ये पैमरा की पाबंदियां जो हैं ये धरी की धरी रह जाएंगी और ये मियाँ साहब की तकरीर अब हर घर घर पहुंचेगी, हर फर्द तक पहुंचेगी। उनका बयानिया, उनका असूली मौक़िफ़ और आज जो उन्होंने रास्ता कौम को दिया है, कौम को दिखाया है, वो तो घर घर पहुंच चुका है। उनका मैसेज तो आज भी पहुंचा है घर घर, कल भी पहुंचा था, 20 तारीख को APC की मीटिंग के जरिए भी पहुंचा था। उस वक्त ये पैमरा कहाँ था? मगर तो ये कह रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त से हम दिखा रहे हैं इसको, मगर 20 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म इश्तिहारी नहीं था, उस दिन तो दिखा रहे थे अपना उनको वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त से। बात यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की असूली बात, उसकी सच्ची बात, उसकी खरी बात जो है ये हजम नहीं हो रही। मगर मियाँ साहब की उसूली बात का आज वज़ीर आज़म ने उसूली जवाब दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुझसे इस्तीफ़ा मांगा था जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, और ज़ाहिर इस्तीफ़ा ज़हीरुल इस्लाम से लेने की बजाय उन्होंने ले लिया मुशाहिदुल्लाह से। जब उन्होंने इस किस्म की बातें की, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा लेता, कि भाई मुझसे कैसे इस्तीफ़ा मांग रहे हो, किसी में हिम्मत है मुझसे इस्तीफ़ा मांगे? तो उसूली बात का उसूली जवाब दिया आज वज़ीर आज़म ने। ये वैसे ही दिल खुश करने को उसने बात की है। एक कठपुतली वज़ीर आज़म जो है उससे किसी ने क्या इस्तीफ़ा मांगना है? इसकी जो अक्सरियत है वो जिस तरह से कटी हुई है, 80 सीटें तो किसी और की हैं, तो इस कठपुतली से किसी को इस्तीफ़ा मांगने की क्या ज़रूरत है? इसको तो मेरा ख्याल है इशारा करेंगे ये घर चला जाएगा। वैसे मगर उसूली बात तो कर रहे हैं वो कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त क्या करना चाहिए था। ये बात तो वो दुरुस्त कर रहे हैं कि भाई आप इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, आपको आगे से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए था, अगर मुशाहिदुल्लाह से ले लिया। अगर इनके पास कोई असूल होता या ये असूल के ऊपर यकीन रखते होते तो ये आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे क्यों बैठे होते? ये जो इलेक्शन में हुआ है, इनके तो पार्टी के टिकट इन्होंने खुद नहीं दिए। वो जो अपना जनूबी पंजाब महाज था, उनको किसने ला के इनसे पटे पहनवाए थे? यानी ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया को पता है, पूरी कौम को पता है। और मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त के हालात के पेश नज़र और अदारों से वो कभी टकराव नहीं चाहते थे। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम गलत है कि मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से जो है वो टकराव की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती रही है। उस वक्त उन हालात में जब ये कंटेनर पे चढ़े हुए थे और कंटेनर से किस तरह से छलांग मार के दोनों कज़न जो है ये भागे भागे गए थे आर्मी चीफ के हाउस, क्या करने गए थे ये वहाँ पे? कौन से मुज़ाकरात करने के लिए गए थे वहाँ पे? क्या कहने? नवाज शरीफ साहब ने ही कहा था ना आर्मी चीफ से, वहाँ पे जाकर उन्होंने मुतालबा किया था। नवाज शरीफ साहब ने कहा था आर्मी चीफ से कि इनसे डील करें, और आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे राहिल शरीफ ने धरना खत्म करने को कहा था, मैंने नहीं किया। लेकिन उसमें जो है वो धरना इनको जो है वो देने के लिए किसने कहा था? जावेद हाशमी जो उस वक्त प्रेसिडेंट था तहरीक इंसाफ का, उसने जो इमरान खान साहब से मंसूब सच्ची बातें बताई थी, कभी उनका जवाब दिया है इन्होंने? ये किस तरह से ये कहते थे कि चीफ जस्टिस जो है वो हमारा बंदा आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से कर देंगे, आप इस तरह से करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो हकीकतें हैं कि जिनके ऊपर शायद अगर मैं ज़्यादा खुल के बात करूं तो शायद उसको आप जो है ऑन एयर भी ना कर सकें। मगर राना साहब फिर मुझे ये बताइए कि आगे जाके आप, मरियम ने कह दिया कि इस हुकूमत से तो हम डायलॉग करेंगे नहीं, मुज़ाकरात करेंगे नहीं, इदारों से भी बात नहीं करेंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है, तो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे? क्योंकि हुकूमत तो ज़ाहिर है आप पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं गिरा सकते, सड़कों पर आकर भी कैसे गिराएंगे? इदारे इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, आप क्या कर लेंगे फिर एहतजाज करके? नहीं, देखें, इस बात को जो है वो हम नहीं मानते कि अदारे इनके साथ खड़े हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं कि जिनका इनके साथ कोई इंटरेस्ट हो, अदारों का इनके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अदारे ये समझते हैं कि इन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, 2 साल में आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है, 2 साल में इस मुल्क की इकॉनमी जो है उन्होंने तबाह कर दी है, और अगर ये ज़्यादा अरसा और रहते हैं तो ये मुल्क को जो है वो किसी हादसे से 2-4 कर देंगे। मियाँ साहब तो यही कहते हैं ना कि इदारे इनको लेकर आए हैं और वो इदारों को ही एड्रेस कर रहे होते हैं। जो स्पीच आज हम नहीं दिखा सकते, उस स्पीच में उन्होंने बार-बार यही कहा है कि वो जवाब दें, इस महंगाई का भी वो जवाब दें। आज देखें, आज अगर आप मियाँ नवाज शरीफ की स्पीच जो है वो नशर कर सकते होते तो आज क्यों उसके ऊपर पाबंदी लगी है? आज सिर्फ पाबंदी लगने की वजह यह है कि आज
फ़ौज को मियाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ ज़ुबान से नहीं, हाथ उठा के 3 दफ़ा जो है वो सलाम किया है, सलूट पेश किया है। फ़ौज के शहदा को सलूट पेश किया है। फ़ौज के उन जवानों को जो सरहदों पे जाके हिफाजत करते हैं मुल्क और कौम की, उनको सलूट पेश किया है। फ़ौज के जवानों और अफसरों को जो कबायली इलाका में और फाटा के एरिया में दहशत गर्दों से लड़के जो है वो इस कौम को दहशत गर्दी से बचा रहे हैं, उनको सलूट पेश किया। ये तकलीफ़ हुई है आज पैमरा को, ये तकलीफ़ हुई है गवर्नमेंट को कि अगर मीडिया के ऊपर पाबंदी ना लगाई तो ये बार बार जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को दिखाएंगे कि वो अपने फ़ौजी जवानों को, वो अपने फ़ौज के अफसरों को सलूट पेश कर रहा है। उनका सिर्फ असूली मौक़िफ़ ये है कि जो अपने हलफ की पासदारी नहीं करते उनको वो सलूट या सलाम नहीं कहते, यही तो वो मुतफिक नहीं है। आज यही तो बात है, आज इसीलिए ये पाबंदी लगी है। मगर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आप, वरना ये पाबंदी कल क्यों नहीं लगी? कि आप बातें तो उन्होंने जो आज की है वो कल भी की थी, यही बातें उन्होंने 20 तारीख को भी की थी। आज पाबंदी क्यों लगी है? सिर्फ और सिर्फ ये कि कहीं फ़ौज के जवानों और अफसरों को इस बात पे फ़ख्र ना हो कि उनकी कौम का लीडर जो है 3 दफ़ा वज़ीर आज़म का जिस कौम ने जिसको मैंडेट दिया, वो अपनी फ़ौज को जो है वो सलूट पेश कर रहा है। वैसे मगर आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उन्हें 100% यकीन है कि हिंदुस्तान नवाज शरीफ की मदद कर रहा है। वो फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं, फ़ौज को दबाव में लाना चाहते हैं अपने नारों के लिए। हमें 200% यकीन है कि इमरान खान इस किस्म की गुफ्तगू करके, और इसकी पूरी कोशिश है कि अपोजिशन का जो अग्रेशन है, अपोजिशन का जो एहतजाज है, अपोजिशन की जो इनके ख़िलाफ़ जदोजहद है, उसका रुख जो है वो अदारों की तरफ मोड़ दे। और हमें 200% यकीन है कि इमरान खान जो है इसके जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं उनमें इंडिया से भी पैसा आया हुआ है और वहाँ पे इसराइल से भी पैसा आया हुआ है, इसीलिए जो उनको छुपा रहा है और कह रहा है जी इन कैमरा इनकी जो है वो समाअत करें। अच्छा है पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़े ना, वज़ीर आज़म किसी सियासी लीडर पर ये इल्ज़ाम लगाएं ना आप लोग जवाब में ये इल्ज़ाम लगाएं, मगर और हुब्बुल वतनी पे किसी की शक ना किया जाए। मगर आगे अब वज़ीर आज़म ये कैसे चाह रहे हैं कि इदारों के हवाले से ये मामला, तो नवाज शरीफ साहब ने खुल के तकरीर की है, आज भी उन्होंने कहा जवाब वो दें, महंगाई का जवाब वो दें जो लेकर आए हैं। लेकिन उन्होंने इनके लाने को, इस कठपुतली जो है वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के लाने को उन्होंने किसी अदारे को इल्ज़ाम नहीं दिया है भाई। उन्होंने रान साहब अब मैं दिखा भी नहीं सकता, नहीं उन्होंने कहा कि इसको लाने वाले हैं। उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने शख्सियात के नाम लिए हैं, उन्होंने किसी अदारे को मुर्ज़े सामने ठहराया। शख्सियात इदारों को तो उन्होंने इदारों को शख्सियात ही रिप्रेजेंट करती है ना किसी ना किसी लेवल पर। आज आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कायद के तौर पर पार्टी को रिप्रेजेंट कर। अगर मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पार्टी के असूल के मुताबिक, पार्टी की जो है वो पॉलिसी के मुताबिक, तो ठीक है। अगर मैं ज़ाती तौर पे कोई ऐसी बात करूँ जिसका पार्टी की पॉलिसी से, पार्टी के फैसले से कोई तल्लुक़ नहीं है, तो फिर पार्टी उसकी ज़िम्मेदार तो नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने आज बाकायदा हलफ पढ़ के सुनाया है, तो रान साहब यहीं से तो ये जो है वो पैमरा को और हुकूमत को जो है ये मौत पड़ी है कि फटाफट इसको बंद करवाएं। रान साहब एंड रिजल्ट इसका यही है। आज मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी फौजी जवानों को, अपने फौजी अफसरों को यानी हाथ उठा के सलूट और हलफ पढ़ने के अलावा और कोई नई बात नहीं की। बाकी सारी बातें कल भी हुई हैं, बाकी सारी बातें जो है ये उस दिन 20 तारीख को जब APC की मीटिंग थी उस दिन भी हुई है। राज साहब एंड रिजल्ट क्या है इसका? हुकूमत आपसे गिर नहीं पाएगी, और जब गिर नहीं पाएगी तो आप ना इदारों से बात करेंगे ना हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, तो एंड रिजल्ट तो हुकूमत की मजबूती में नजर आएगा ना। 3-4 महीने आप कर लेंगे तहरीक, आखिर में हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। ये आपको दिसंबर और जनवरी में जो है वो इंशाअल्लाह ताला, मैं कोई इनकी तरह जो है ना वो टॉल क्लेम या कोई जो है ना वो बुलंद मांग दावे करने का मैं कायल नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर और जनवरी तक जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। जो इस हुकूमत ने आवाम का, मुल्क का, कारोबारी लोगों का, दुकानदार का, मज़दूर का, मुलाजम का जो इन्होंने हशर नशर कर दिया है, और जिस तरह से हर तरफ इन्होंने जुल्म और जबर का जो है वो माहौल कायम किया है, आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि दिसंबर तक जो है वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और आप ख़ुद इस बात को असेस कर रहे होंगे, गेस कर रहे होंगे कि ये हुकूमत जो है वो आगे नहीं चल सकती। राज सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। राज साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे एक मिनट के बाद।
हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब की आज तकरीर और उसके बाद पेमरा की तरफ से उन पर पाबंदी, क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है? देखिए, हमने तो पाबंदी नहीं लगाई है, हुकूमत ने तो ऐसा नहीं किया। अज़हर सदीक साहब वकील हैं एक हमारे लाहौर से और बड़े सीनियर लॉयर हैं, वो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला लेकर के पेमरा गए हैं और पेमरा ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। हमने तो जहाँ तक मुमकिन था नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को कहा कि आप अपनी तकरीरें करें। नाउ आई विल इनकरेज PMLN के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप रजू करें दोबारा अदालत से और उस फैसले को रिवर्स करवाएं। मतलब पाकिस्तान में पहले भी इश्तिहारी रहे हैं सियासतदान, मगर इस तरह पाबंदी नहीं लगी। मैं आपसे बतौर वकील भी और बतौर सियासतदान भी अगर आपकी राय जानना चाहूँ, पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए जी, मैं तो हमेशा बड़े वाज़ेह हूँ, पाबंदियों के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन चूँकि ये अदालत का फ़ैसला है और अदालत का फ़ैसला ही हतमी होता है, वो इम्प्लीमेंट होगा। और आप क्या महसूस कर रहे थे कि इस वक्त जो बैक टू बैक स्पीचेस की हैं नवाज शरीफ साहब ने, फिर मरियम नवाज साहिबा भी कर रही हैं, एक बयानिया वो हुकूमत के खिलाफ बनाने में कामयाब हो रहे थे? हुकूमत ये दबाव महसूस कर रही? देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर वो ख़ुद को एक पॉलिटिकल प्रिजनर साबित करना चाह रहे हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का ख्याल है कि वो इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंक सकेंगे। हालांकि हकीकत तो ये है कि वो बदनवानी के केसेस में का सामना कर रहे हैं और जो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो आप देखिए ना, ये तो नए चीफ गवेरा हैं कि वो लंदन में बैठ के मेफेयर में बैठेंगे अपनी फैमिली के साथ और कारकुन सारे सड़कों के ऊपर होंगे। सो मेरा नहीं ख्याल उनके बयानिए में कोई जान है और हुकूमतों को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मुखालिफ बयानिए से तो बहरहाल नहीं घबराना चाहिए, अपना बयानिया ही तगड़ा ही होना चाहिए। वैसे मगर अब वो तो ज़ाहिर उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जा सकेगी, मगर मरियम नवाज कारकुनों के साथ सड़कों पर होंगी। एक तो अपोजिशन का अलायंस कर रहा होगा जलसे, मरियम नवाज कर रही होंगी पंजाब में जलसे, तो मरियम नवाज को कैसे डील करेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है, जलसे करना तो उनका हक है और मेरा ख्याल है उनको जलसे करने चाहिए, उन्हें अपना बयानिया जो है वो देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त PMLN एक इंतशार का शिकार है और जिस तरीके से उनके लोग जो हैं वो इस बयानिए पे जो देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, वो लंदन में हैं, उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम लगा दी है। मरियम नवाज साहिबा को वो बतौर पाकिस्तान की बेटी कुछ अर्सा रखना चाहते हैं ता वक्त कि उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए और वो बुनियादी तौर के ऊपर तो अपने केसेस के लिए प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अगर वो केसेस में आज उनको रिलैक्सेशन मिल जाए तो तहरीक भी ख़त्म हो जाएगी, बयान भी ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जब तक ख़त्म नहीं होगा वो लगे रहेंगे। मगर फौजी साहब, इमरान खान साहब तीन बातें करते थे, एक तो ये कि मैं एहतसाब करूंगा, एक ये कि मईशत बड़ी ज़बरदस्त कर दूंगा, टैक्स इकट्ठा करूंगा, और तीसरा कि मेरे आसपास कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिन पर इल्ज़ाम लग सके। अब वज़ीर आज़म एहतसाब की तो बात कर रहे हैं और क्योंकि वो दूसरों की वीकनेस पर अपना बयानिया बनाते थे, अब नून लीग को मौका नहीं मिल रहा है आपकी वीकनेस पर बयानिया बनाने का कि आपके आसपास इस वक्त लोग मौजूद हैं जिन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिनका नवाज शरीफ बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिससे आपका एहतसाब का बयानिया कमज़ोर हो रहा है। गवर्नेंस आपकी नहीं है, वाकई चीनी 100 रुपये महंगी है जब वो कहते हैं, वाकई गंदम की शॉर्टेज है और गंदम महंगी है जब वो कहते हैं, तो आपकी गवर्नेंस और आपके आसपास जो लोग हैं वज़ीर आज़म के, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो आपका बयानिया कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि गवर्नेंस जो है वो तो पूरी दुनिया में चैलेंज है और प्रेसिडेंट ओबामा ने 2013 में ये बात कही थी कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि किसी भी हुकूमत के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना एक चैलेंज होगा और वो हर हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। और हमने जहाँ पे गवर्नेंस संभाली थी, एक बैंकक्रप्ट मुल्क को आज अगर हम $12.5 बिलियन के हमारे रिज़र्व के ऊपर ले गए हैं, तो जाहिर है कि जो बयानिया है PMLN का वो गलत है। जो मुश्किलात हैं मुआशी वो उनकी अपनी पैदा करता है और उनको तो ये बात सूट ही नहीं करती जो वो बातें करता है और लोगों को भी पता है। जहां तक आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, देखिए प्राइम वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द कौन लोग थे? बाबर अवान साहब थे, उन पे इल्ज़ाम लगा, इस्तीफ़ा दिया, अदालत से वापस आए। उसके बाद अलीम खान थे, जेल गए, बेल कराई, केस लड़ा, वापस आए। सप्तान साहब ने भी यही किया। खुसरो बख्तियार साहब पर टीटीओ का वही इल्ज़ाम है जो शहबाज शरीफ साहब पर है, मगर उनका केस आगे नहीं बढ़ा, वो मुल्तान से लाहौर नैब में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सारे के सारे आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। नहीं, लेकिन आप बताइए कि इनमें से कौन सा इल्ज़ाम फॉर्मलाइज हुआ? खुसरो साहब का केस कहाँ पे है? खुसरो बख्तियार साहब का केस नैब में उस तरीके से आगे बढ़ा ही नहीं जितना दूसरों को बन रहे हैं, ना ही उनको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर आज तक गिरफ्तार किया गया।
मुल्तान से लॉ ट्रांसफर हो गया। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना, फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द वो लोग हैं। अगर फिर यही तो मसला है कि आपके यहाँ फॉर्मलाइज नहीं होते केसेस। फवाद चौधरी साहब, मालम जब्बा का खुद चेयरमैन नैब ने कहा कि मेरे पास रेफरेंस तैयार है, वो आगे नहीं बढ़ा। पेशावर बीआरटी पर स्टे है, नैब वेकेट नहीं कराता, इनकी दूसरों की गिरफ्तारियां नहीं करता। आपका देखिए शाहजेब साहब, एक बात तो तय होगी ना कि आप वज़ीर-ए-आज़म पे इल्ज़ाम नहीं कर रहे, अब आप चेयरमैन नैब के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं। चेयरमैन नैब ने 3 केसेस, तो मैंने अभी आपको मिसाल दी कि उन्होंने पीटीआई के फाइनलाइज किए ना। आप किसी के शौक के ऊपर तो वो फाइनलाइज नहीं कर सकते। अगर खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर या किसी और के ऊपर केसेस नहीं वो फॉर्मलाइज किए उन्होंने, उसकी लीगल वजूहात होंगी और उसको चैलेंज करना चाहिए। जिसको प्रॉब्लम है, नवाज शरीफ साहब जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने मेमो गेट को भी तो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही काला कोट पहन के गए थे ना, ये केसेस भी ले जाएं। मतलब पर लीगल वजूहात कि हुकूमत की तरफ से की होगी। और अगर वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ केस बनाते हैं तो वज़ीर आज़म कहते हैं बहुत ही बोगस केस उनकी तरफ से बनाया गया है। तो सिर्फ हुकूमत ही के केसेस में ये मसले होते हैं कि उनको फॉर्मलाइज करने में मसला होता है। जो आगे भी बढ़े तो उस पर वज़ीर आज़म कह देते हैं कि जी बहुत ही भोंडा केस है। नहीं, मैंने तो अभी आपको 4 केस बताए हैं जिनमें पीटीआई के लोग गए हैं और उन्होंने उन केसेस को फेस किया है। अलीम खान ने भी मेरिट पर सवाल उठाया के ऊपर जो केस आया, अलीम खान ने भी मेरिट पर सवाल उठाया कि भाई जैसे वज़ीर आला बनने की बातें आ रही थी तो मुझे बार बार बुलाया जा रहा था। अलीम खान ने भी उठाया नैब की नियत पे। बिल्कुल सही है, उन्होंने मेरिट के ऊपर केस उठाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो लोग साथ ले गए और नैब के ऑफिस के ऊपर पथराव कर दिया। या वज़ीर आज़म साहब ने ये तो नहीं कहा जाके चेयरमैन नैब के ऑफिस का घेराव कर लें। ये फर्क है ना पीएमएलएन के बयानिए में और हमारे बयानिए में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती जब वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन 100 पेशियां भुगती, लेकिन उसके बाद उनको सज़ा हुई ना। और ये भी नवाज शरीफ और मरियम नवाजी के साथ हुआ कि वो केस सारा चला और ड्यूरिंग द केस उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया किसी और। ये तो पूरी कैंप जेल में जो सारे कैदी हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। नैब का आप जो कह रहे हैं कि नैब पर इल्जाम लग रहा है, नैब के हवाले से तो अदालतें कह रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है नैब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का इदारा बना हुआ है नैब। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्यों करेगा नैब? चेयरमैन नैब क्यों करेंगे? नहीं तो ये बात तो देखिए ना, ये तो अदालत और नैब के दरमियान है ना। वज़ीर आज़म तो नैब को कंट्रोल नहीं करते हैं। सो बुनियादी तौर के ऊपर अगर आपका शिकवा नैब से है तो आप नैब के तर्जुमान को बुलाइए और उनसे पूछिए। अच्छा, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमान आ जाए, हम अक्सर बुलाते हैं, मगर अदालतें कह रही हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। चेयरमैन नैब एक सियासी शख्सियत नहीं है और जो इंजीनियरिंग हो रही है उसमें अपोजिशन को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। बेनिफिशरी आप हैं तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, मैं आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि माजी में तो जिस तरह की इंजीनियरिंग हुई, जब मलिक क़य्यूम साहब को फ़ोन ही करके बताए गए कि इतनी सज़ा देनी और इतनी नहीं देनी, उसके तो कोई करीब भी नहीं है। और स्पेशली जब इस वक्त जो बयानिया है PMLN का कि नैब के चेयरमैन भी हमने लगाए हैं, चपड़ासी तक हर एक हमने अपॉइंट किया, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हैं। निगरान हुकूमत हमने लगाई थी, उन्होंने फ़ौज बुलाई, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है क्या है। सो जो फैसले उन्होंने किए वो उनके अगर गलत साबित हुए हैं तो जैसे जिससे जंग में मुक्का बाद में याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। मतलब आपने मिसाल दी वो सैफुर रहमान की कॉल वाली, और दुरुस्त मिसाल है। और ज़ाहिर 90 की दहाई की सियासत से नून लीग अपने आप को पीछे नहीं हटा सकती, वो दुरुस्त मिसाल है। मगर क्या वाकई 90 की दहाई की सियासत की तरफ ही बढ़ रहे हैं? मुल्कों को तो आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत प्रायोरिटी नहीं है। उनकी सियासत इस वक्त प्रायोरिटी उनके मुकदमात हैं, जिसमें मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब मुलव्वस हैं। वो सियासत तो में तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो तो डिस्क्वालीफाइड है। उनकी तमाम जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। सो उनका फोकस अपने मुकदमात हैं और उनका फोकस अपना पैसा है, क्योंकि आज अगर वो खामोश हो जाएँ तो उनको पैसे भी पाकिस्तान में वापस लाना पड़ेंगे। लिहाजा वो तमाम तर शिद्दत से इस वक्त जिस किस्म के बयानात दाग रहे हैं और इदारों को निशाना बना रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ एक है कि उनके खिलाफ मुकदमात में रिलैक्सेशन दी जाए। इदारे दे सकते हैं क्या मुकदमात में रिलैक्सेशन उन्हें? बिल्कुल, इदारे भी दे सकते हैं, हुकूमत भी दे सकती है। आज हम अपने नैरेटिव से पीछे हट जाएं। जो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक पूरा बिल दिया था, हम उनको मान जाएं। 37 में से 34 नैब की शिकें जो हैं उनको हम ख़त्म कर दें तो रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सब तो ये इदारे कैसे करेंगे? तो आप करेंगे ना, तो इदारों पे दबाव डाल के वो ये काम कैसे करा लेंगे? पार्लियामेंट भी इदारा है ना, पार्लियामेंट भी इदारा है। पार्लियामेंट पे दबाव डाल रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं, इसलिए आपने पेमरा ने आज पाबंदी लगा दी। वो तो फौज के ऊपर, अदलिया के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, वो तो इस वक्त जो है अपने तीर चारों तरफ चल रहे हैं, शायद कोई निशाने पे लगे।
मतलब आज मरियम नवाज ने भी कहा है कि इदारे भी उनसे बोलेंगे कि अपना मुकदमा खुद लड़ो, ये वक्त आ गया है। मतलब ज़रूरत नहीं है कि आपकी गवर्नेंस ज़रा बेहतर हो कि नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को ये कहने का मौका ना मिले कि चीनी 100 रुपये की है, हमने 5 साल 50 रुपये की रखी, गंदम मिलती नहीं है, इतनी महंगी हो गई, हमने सस्ती छोड़ी थी। ये मौका ना मिले उन्हें, महंगाई और ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी ताकि बयानिया बनाने का मौका ना मिले। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मरियम नवाज को ये भी याद कराने की ज़रूरत है कि 100 रुपये पे डॉलर रखने के लिए उन्होंने 23 अरब डॉलर पाकिस्तान के उड़ा दिए और उनको आग लगा दी। अगर वो 23 अरब डॉलर को आग ना लगाते और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बेस बनाती, आज पाकिस्तान की हालत ये ना होती। अगर पाकिस्तान की शुगर माफिया के साथ उनके अपने लिंक्स ना होते मरियम नवाज के, तो आज पाकिस्तान में शुगर जो है वो इस तरह से ना जाती। इसी तरह से जिस तरीके से उन्होंने वीट मैनेजमेंट की, जिस तरीके से उन्होंने बिजली की मैनेजमेंट की, अगर PMLN का अपना इंटरेस्ट ना होता और वो पैसे कमाने में ना लगे रहते, तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, एनर्जी की सिचुएशन, फूड सिचुएशन बहुत बेहतर होती। मतलब एक तो आपने कहा कि जिस तरह वीट मैनेजमेंट की, तो इनका क्या इंटरेस्ट था कि अवाम को सस्ती वीट मिल रही थी, अवाम को सस्ती चीनी मिल रही थी, और आपने कहा 23 अरब डॉलर डाले, ज़ाहिर है आर्टिफिशियली मैनेज किया, गलत किया, मगर उन्होंने मैनेज कर लिया। असद उमर साहब ने 4.5 अरब डॉलर डाले, उनसे फिर भी नहीं रुपया रुका। ये क्या है कि आपसे ना वीट की प्राइसेस रुक रही है, फ़ायदा आपका नहीं है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, ना चीनी की रुक रही है, ना रुपया रुक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आपने 22 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान ने, हमारे दौर में तो 20 अरब डॉलर तो हम कर्जा वापस कर चुके हैं। 2016 तक जो आप देखिए जो कर्जा है, जिस तरीके से इन्होंने बेमहाबा कर्जा लिया, जिस तरीके से इन्होंने सर्कुलर डेट में जो पाकिस्तान को फंसाया, वो हम उन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और उन चीज़ों को मैनेज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मईशत ज़ाहिर आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप अपनी वजारत में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मगर इसमें फिर मसला है कि आपने कर्जा अगर वापस किया है तो मजीद कर्जा लिया भी है, आपके बाद जो हुकूमत आएगी वो आपसे ज़्यादा कर्जा वापस कर रही होगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन फ़र्क है ना, हमने अगर 22 अरब डॉलर कर्जा लिया है तो 20 अरब डॉलर वापस किया है। PMLN ने 50 अरब डॉलर कर्जा लिया और सिर्फ 21 अरब डॉलर वापस, 50 अरब लिया और 21 अरब नहीं है। आपने 2 सालों में बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाए हैं। नहीं, मैं आपको वापसी की बता रहा हूँ। मैं आपको जी, आपने वापस किया है नेट बेसिस पर, आपने इससे ज़्यादा कर्जा लिया है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 20 वापस करके 22 लिया है। बट बहरहाल मैं फौजी साहब, आप निमट लेंगे इस वक्त, आप निमट लेंगे इस वक्त मरियम नवाज भी सड़कों पर हो, अपोजिशन भी सड़कों पर हो, आप निमट लेंगे, आप कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत सेफ है? सही है। पहली बात तो यह है कि आप END से फिगर चेक कर लीजिएगा, फिगर यही है। दूसरी बात यह है कि देखिए मरियम नवाज साहिबा को हक हासिल है कि वो जलसे करें, उनकी अपोजिशन को हक हासिल है कि वो अपने जलसे करें, लेकिन मेरे ख्याल में ना तो लोग इस इंटरेस्टेड हैं, और जो मॉडल वो दे रहे हैं कि हम तो लंदन में होंगे, सारी लीडरशिप, मेरे बच्चे भी लंदन में होंगे, इसहाक डार भी लंदन में होंगे, लेकिन लोगों को सड़कों पर होना चाहिए, इस मॉडल के साथ तो कोई पागल ही जाएगा। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ आपने सुना। एक्सप्रेस प्यून में कल ही शहबाज राना की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक डॉक्टर हफीज़ शेख ने गुज़िश्ता दिनों ही काबीना को कर्ज़ों पर ब्रीफिंग दी है और गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान के कर्ज़ों में 45% यानी 11,300 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। नून लीग के दौर में 25,000 अरब रुपये से बढ़कर 36,000 अरब रुपये पर पहुँच चुका है कर्जा। यानी नून लीग के दौर में कर्जा GDP का 72.5% था, अब 87.2% है। बैरूनी कर्जा जो नून लीग ने 70.2 अरब डॉलर्स पर छोड़ा था, वो जून 2020 तक 78 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुका है। यानी तहरीक इंसाफ के दौर में बैरूनी कर्जों में 8 अरब डॉलर्स का इजाफा ही हुआ है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल होता है। मुल्क में इस कल्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है, इस माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। पंजाब के शहर बुरेवाला में एक स्कूल चौकीदार को असिस्टेंट कमिश्नर से तारुफ का कहने पर मुकदमे का सामना करना पड़ गया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आने पर सोशल मीडिया पर यही बहस शुरू हो गई कि फुटेज में गलती असिस्टेंट कमिश्नर की नज़र आ रही है, तो फिर मुकदमा स्कूल चौकीदार के खिलाफ क्यों दर्ज किया गया। वाकई की तफसीलात के मुताबिक बुरेवाला के एक निजी स्कूल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक चेकिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अपने गार्ड्स के साथ गए। स्कूल चौकीदार ने उन्हें रोक कर तारुफ कराने को कहा और टेम्परेचर चेक करना चाहा। फिर जो हुआ वो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब के गार्ड्स ने चौकीदार को हटा दिया और वो स्कूल के अंदर चले गए, मगर वापस जाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के सामने उनके गार्ड्स ने स्कूल चौकीदार को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर घसीट कर ले गए थाने। जाकर उसके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया और यह मौका अख्तियार किया
कि वो SOPs को चेक करने के लिए गए थे। वहां मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स ने इंतहाई बदतमीजी की, उन्हें स्कूल के अंदर जाने से रोका और कार्य सरकार में मुदाखलत की। FIR कुछ और कह रही है, CCTV फुटेज कुछ और बता रही है। जब खबर मीडिया पर आई तो इंतजामिया हरकत में आई। अब स्कूल चौकीदार जमानत पर रिहा हो चुका है। मामले की तहकीकात के लिए DC विहाड़ी ने एक 2 रुकनी कमेटी बना दी है। कुछ देर पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन सामने आया, जिसके मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला और औरंगजेब खान को ट्रांसफर कर दिया गया है। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क में खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। एक वाक़े का मुलजिम अभी पकड़ा नहीं जाता, दूसरा वाकया सामने आ जाता है। 8 दिन पहले पंजाब के जिला ननकाना साहब में जड़ावाला रोड पर इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पेश आया है, मगर उसकी FIR दर्ज होने में 5 दिन लग गए और 29 सितंबर को उसकी FIR दर्ज की गई। FIR के मुताबिक मुतासरा लड़की बस में 24 सितंबर को जड़ावाला जा रही थी। रास्ते में बस पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर खराब हो गई, जिसके बाद मुतासरा लड़की दूसरी सवारी के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी हो गई। इस दौरान 2 कार सवार अफराद ने उसे लिफ्ट देने का कहा, जिस पर वो लड़की कार पर सवार हो गई, जिसके बाद मुलजिमान ने उसे जूस पिलाकर बेहोश कर दिया और एक डेरे पर ले गए, जहां 6 अफराद ने नशा आवर चीज पिलाकर उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की और फसलों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़े के 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा 2 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पुलिस इनाम गनी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। वाक़े की FIR दर्ज हुए भी 3 दिन हो चुके हैं, मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मोटरवे वाक़े को 22 दिन हो चुके हैं, मरकजी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।